प्रतापगंज गांव में गंगाधर अपने बेटे नरेश और बहू कामिनी के साथ रहा करता था। गंगाधर की काफी उम्र हो गई थी, जिसके कारण नरेश के लिए अब गंगाधर बोझ सा बन गया था। धीरे धीरे अब कामिनी नरेश के कान भरने लगी। नरेश, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। बहुत हो गया अब। मैं तुम्हारे बूढ़े बाप की सेवा नहीं करने वाली। अरे यहाँ हम दोनों ही मुश्किल से रह रहे हैं और तुम्हारे बाप का बोझ एक अलग टेंशन। अब मैं भी क्या करूं कामिनी, अब मेरे पापा हैं तो मेरे कंधे पर ही उनकी जिम्मेदारियों का बोझ तो रहेगा ही ना मुझ पर। मैं भी परेशान आ गया हूं उनसे, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। अपने रास्ते के कांटे को कैसे हटाना है मुझे ये अच्छे से पता है। हाँ, हम तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। कामिनी के मुंह से यह सुनकर नरेश चौंक जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? एकदम सही कह रही हूँ मैं। अरे तुम्हारे और मेरे रास्ते का कांटा हटाने की बात कर रही हूँ मैं। सोचो नरेश, ध्यान से सोचो। जब वो बुढ़ा हमारे घर से चला जाएगा तब हम दोनों चैन से जी पाएंगे। ना मुझे सेवा करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे। हाँ कामिनी, शायद तुम सही कह रही हो। पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, वो अपना गुजारा कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें घर से निकाल देता हूँ। नरेश गंगाधर को घर से बाहर निकालने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी कामिनी उसे रोक लेती है और कहती है, अरे पागल हो क्या? पापा की इतनी सारी जमीन है, इतनी जायदाद है, उसे तो अपने नाम करवा लो पहले। हमारा भी तो भविष्य है, बच्चे होंगे, उनकी देख रेख और पता नहीं कितने खर्चे होंगे आगे जाकर। अगले दिन नरेश गंगाधर से जायदाद के कागज पर साइन करवाने जाता है। लेकिन नरेश बेटा, ये कागज क्या लिखा है इसमें, और तू मुझे इन पर दस्तखत करने के लिए क्यों कह रहा है? हाँ, वो दरअसल एक शुभ काम होने वाला है, इसलिए बिना सवाल जवाब किए आप बस दस्तखत कीजिए। एक खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। गंगाधर कामिनी की बात सुनकर उन कागजात पर दस्तखत कर देता है और फिर कहता है, अब तो बताओ आखिर खुशखबरी क्या है? तभी क्रूर नरेश और कामिनी गंगाधर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरा पैर! खुशखबरी सुननी है ना आपको? तो सुनिए। खुशखबरी ये है कि आपको हम दोनों ने घर से बाहर कर दिया है, और तो और आपकी सारी जायदाद और जमीन हमारे नाम कर ली है। आपका बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता था पापा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे भी अपना भविष्य, अपनी बीवी और अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचना है। आपका क्या? आप आज हो, कल नहीं रहोगे। गंगाधर फूट फूट कर रोने लगता है और हाथ जोड़कर नरेश और कामिनी से विनती करता है। ऐसा मत करो नरेश बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में तेरे और कामिनी बहू के सिवा कोई नहीं है। अरे अपने बूढ़े पिता को इस तरह से मत निकाल अपने घर से बेटा। एक बार मेरी बात तो सुन ले बेटा। मैंने आपसे कहा ना एक बार, निकल जाइए यहाँ से, और प्लीज आइंदा से अपनी शकल भी मत दिखाना हमें। नरेश और कामिनी गंगाधर के सूटकेस को घर से बाहर फेंक देते हैं और बेचारा बूढ़ा गंगाधर अपना सूटकेस उठाकर वहां से चला जाता है। गंगाधर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें ही रहने लगता है। रात में बहुत कड़ाके की ठंड होती है और वो रात में अलाव जलाकर हाथ सेकता है और खूब रोता है। ये क्या दिन देखने को मिल रहे हैं भगवान जी! मेरे सगे बेटे ने, मेरे अपने खून ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस बेटे ने जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिया और हमेशा उसकी हर एक जरूरत पूरी की। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए और उसकी पढ़ाई पूरी की। ये तुमने अच्छा नहीं किया नरेश बेटा। रो रो कर बेचारा गंगाधर वहीं पे सो जाता है।
गंगाधर को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। वो जंगल में भी अपनी झोपड़ी के बाहर पौधे लगाता है और नदी से पानी लाकर उन पौधों को पानी देता है। पता नहीं नरेश और कामिनी ने घर के पौधों में पानी डाला भी होगा या नहीं। फिर दिन में गंगाधर यूं ही जंगल में घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि दो आदमी एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। ये देखकर गंगाधर गुस्से से उन आदमियों से कहता है, अरे ओ मूर्खो, हैवानों की तरह इस बेचारे पेड़ को क्यों काट रहे हो? रुको, अभी पुलिस बुलाता हूँ। तुम दोनों की तो आज खैर नहीं। नहीं नहीं काका, ऐसा मत कीजिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। हाँ काका, आप पुलिस को मत बुलाइए। दोनों आदमी डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी गंगाधर को वहीं एक गमला दिखता है। ये गमला, ये तो कितना सुंदर गमला है, लेकिन ये यहाँ क्यों पड़ा है? मैं इसे अपने साथ झोपड़ी में ले जाता हूँ। इसमें एक नया पौधा उगाकर मैं इस गमले को अब अपने साथ और अपने पास रखूंगा। गंगाधर उस गमले को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और उसमें पौधा लगाता है और पानी डालता है। और फिर जब अगली सुबह वो सोकर उठता है, तभी देखता है कि गमले में सोने का पेड़ उगा है। अरे ये क्या? ये तो साक्षात किसी चमत्कार से कम नहीं। कहीं ये एक जादुई गमला तो नहीं? हाँ गंगाधर, मैं एक जादुई गमला हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मुझे साक्षात भगवान जी ने भेजा है तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए। गंगाधर भावुक हो जाता है। धन्यवाद जादुई गमला, जय हो भगवान जी की। आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान जी। उस जादुई गमले से उगे हुए सोने के पेड़ के जरिए गंगाधर खुद के लिए एक बड़ा बंगला खरीदता है और ऐसो आराम से रहने लगता है और उसके पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसे ही लालची कामिनी और नरेश को ये सब पता चलता है, वो दोनों तुरंत गंगाधर के पास आकर रोने का ढोंग करते हैं। हमें माफ कर दो पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा जी, माफ कर दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं। नहीं, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाकर बहाओ। सिक्योरिटी, इनको कुछ पैसे दे दो और इन्हें बंगले से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। और खबरदार, अगर आइंदा तुम दोनों ने मुझे अपनी शकल भी दिखाई तो। सिक्योरिटी गार्ड्स नरेश और कामिनी को बंगले से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और गंगाधर जीवन भर उस जादुई गमले के पेड़ को अपने पास रखता है और एक खुशहाल और आलीशान सी जिंदगी जीता है। सोनपुर कहकर एक सुंदर से गांव में चिंकी अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। चिंकी की मां वसुंधरा की कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजेश ने ही उसे संभाला और उसे पिता के साथ साथ एक मां का भी प्यार दिया। राजेश एक गरीब लकड़हारा होता है। वो जंगल में लकड़ियां काट काट कर उन्हें बाजार में बेचने जाता। चिंकी रोजाना गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती और उसका भी पढ़ने लिखने का मन किया करता। वो घंटों तक स्कूल के बाहर बैठकर सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती और सोचती, काश मैं भी इन सब की तरह स्कूल जा पाती। मुझे भी पढ़ना लिखना है और जीवन में कुछ बनना है, लेकिन अफसोस हमारी गरीबी के चलते हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। तो फिर स्कूल जाना तो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोचते हुए चिंकी की अचानक आंख भर आती है। स्कूल का वॉचमैन चिंकी के पास आता है और बोलता है, ए लड़की, क्या है ये? रोज रोज इधर आकर बैठ जाती है। चल निकल यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा से आई तो प्रिंसिपल साहब से तेरी शिकायत कर दूंगा। नहीं नहीं वॉचमैन अंकल, मैं जा रही हूँ मैं। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। वॉचमैन चिंकी को वहाँ से भगा देता है। अब चिंकी हिम्मत जुटाकर अपने पापा से स्कूल जाने की बात करती है।
पापा, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे भी उन सबके साथ स्कूल जाकर पढ़ने का और खेलने का मन करता है। पापा, क्या आप मुझे स्कूल भेज सकते हो पढ़ने के लिए? चिंकी बिटिया, हमारे हालात तो तुम्हें पता ही है ना कैसे चल रहे हैं। मैं भी जानता हूँ तुझे पढ़ाना लिखाना है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है। दूसरों के बच्चों को देख देख कर मन करता है कि मेरी चिंकी भी पढ़ाई करे, पर पैसे ही नहीं बच पाते। लेकिन मैं तुझसे आज ये वादा करता हूँ कि कल से मैं और भी कड़ी मेहनत करूँगा और पैसे जुटाकर तुझे भी स्कूल भेजूंगा। धन्यवाद पापा, मैं भी पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी, देखना आप। हाँ बिटिया, मेरा भी यही सपना है कि तू बड़ी होकर एक अफसर बने। हम तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करना। चिंकी अब बहुत खुश थी क्योंकि राजेश ने उससे वादा कर दिया था कि वो ज्यादा मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेगा और उसका स्कूल में एडमिशन करवा देगा। लेकिन अगले दिन जब राजेश जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा होता है, तभी अचानक से उसका एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पिता राजेश के जाने के बाद चिंकी अब बहुत उदास और निराश रहने लगती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता है और वो अनाथ हो जाती है। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता और उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो रोजाना भूखी ही सो जाती और अपने पापा की याद में रोती रहती। एक दिन पड़ोसन विमला उसे 3 जगह झाड़ू पोछा का काम दिलाती है और चिंकी अब 3 जगहों में जाकर झाड़ू पोछा करती है। वहाँ की मालकिन भी चिंकी संग बहुत बुरी तरह से पेश आती। ओए मैडम, ठीक से पोछा मार, वरना तेरा तो वो हर्ष करूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगी। और तो और, अगर मुझे फर्श पर एक भी दाग या निशान दिखा तो मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगी, समझ गई ना तू? जी जी मालकिन। चिंकी का हर एक दिन मुश्किलों से भरता हुआ होता। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने इतना सब कुछ देख लिया होता है कि उस बेचारी के लिए इस जालिम दुनिया में जीना बहुत कठिन होता है। एक दिन वो यूं ही अपने घर में बैठी होती है, तभी उसकी नज़र अपने पापा की कुल्हाड़ी पर जाती है। वो उसे देखकर भावुक हो जाती है। ये पापा की कुल्हाड़ी है, इसी से पापा जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे। मैं आपको बहुत याद करती हूँ पापा। माँ, आप दोनों मुझे इतनी छोटी सी उम्र में क्यों छोड़कर चले गए? आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे इस कुल्हाड़ी का विसर्जन करना होगा, मैं इसे यहाँ नहीं देख पाऊंगी। चिंकी उस कुल्हाड़ी को लेकर विसर्जन करने के लिए एक नदी के पास जाती है और जैसे ही वो विसर्जन करती है, वैसे ही उस नदी में एक देवी निकलती है और उसे देखकर चिंकी एकदम से चकित हो जाती है। देवी माँ, आप? हाँ चिंकी, तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चिंकी भावुक होकर अपनी सारी दुख भरी कहानी देवी माँ को बताती है और देवी माँ उसे सुनकर कहती हैं, चिंकी बिटिया, निराश मत हो, मैं हूं ना। देवी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और उनके हाथ में एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो चमक रही है, क्योंकि ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है और इससे तुम्हें सोना, चांदी, पैसा और ढेर सारी धन दौलत मिलेगी। सच में? हाँ चिंकी, तुम अनाथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे माँ और पापा तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। जाओ, अब इस जादुई कुल्हाड़ी से अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे सपनों को पूरा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आयुष्मान भव बेटी। धन्यवाद देवी माँ, मैं हमेशा इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करूँगी। चिंकी उस जादुई कुल्हाड़ी को अपने साथ ले जाती है और वो उस कुल्हाड़ी से कहती है, हे जादुई कुल्हाड़ी, मुझे ज्यादा धन दौलत की आशा नहीं है, मुझे बस स्कूल जाकर पढ़ना है
और अपने साथ साथ गरीबों का और बेजुबान जानवरों का भी पेट भरना है और उनकी मदद भी करनी है। इतने की अगर मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। हाँ चिंकी, मैं जरूर तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। जादुई कुल्हाड़ी के जादू से वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर चिंकी आश्चर्यचकित हो जाती है। धन्यवाद जादुई कुल्हाड़ी। अब से तुम्हें जो मदद चाहिए, जितनी मदद चाहिए, तुम बेझिझक होकर मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथी बनकर। चिंकी अब यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में पढ़ने जाती है और वो गरीबों और बेजुबान जानवरों को भी खाना देती और उनकी मदद करती। पढ़ लिख कर वो एक बड़ी अफसर बनती है और जीवन भर जादुई कुल्हाड़ी को अपने साथ रखती और जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करती, बिना लालच किए।